गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। सुनने में थोड़ा सा बेसिक लग रहा है डाइपोल मोमेंट, पर यस, अगर आप लोग देखें लास्ट टाइम पिछले एक साल से अगर हम नेट के एग्जाम को थोड़ा सा गौर से देखें तो अब नेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल, बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक एंड बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अभी अगर आप दिसंबर का ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, क्योंकि एनडीए कंडक्ट करा रही है नेट का पेपर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंजेस आएंगे। तो हमें अपनी तैयारी वैसी रखनी है कि हमारे को बेसिक भी आता हो और हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल भी अगर हायर लेवल है तो वो भी हम अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, नेट के लिए नहीं देख रहे हैं, वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के देख रहे हैं, आईआईटी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए देख रहे हैं या आपको कहीं पे इंटरव्यू देना है तो उसके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट और गेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। मॉलिक्यूल कितना पोलर है ये हमको कौन बताता है? हमारा डाइपोल मोमेंट। सेकेंड, it is a vector quantity, it is a vector quantity। इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते ही हैं। एंड थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, इसकी डिनोटेशन, ये न्यू से डिनोट होता है, इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या हाइड्रोजन। अब एक हमने लिया फॉर एग्जांपल या फ्लोरीन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमें पता है डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस एरो हेड से। और एरोहेड डोनेट करता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, ये जो एरोहेड है ये क्या डोनेट करता है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा साइन टू डिनोट कि हम डाइपोल मूवमेंट कैसे शो करेंगे। ठीक है, अब इसके दो मेन पॉइंट्स है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। Number one, अगर if a molecule is having a lone pair of electron, so the dipole moment will be moved from central atom to lone pair। ऐसी डायरेक्शन होगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट में नंबर वन, इफ अ मॉलिक्यूल इज हैविंग लोन पेयर, देन डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लोन पेयर टू मतलब सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो नेट डाइपोल मूवमेंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट हो गया हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन में भी हमें पता है इसका कितना होता है 2.5, इसका होता है 2.1, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इनमें डाइपोल मूवमेंट है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाइपोल मूवमेंट इन अ मॉलिक्यूल हैविंग हाइब्रिडाइजेशन।
इन अ हाइब्रिडाइजेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, molecules with hybridization from sp2 sp3d, मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp से sp3d है, एक्सेप्ट स्क्वायर पिरामिडल with मतलब molecules with hybridization from sp2 sp3d SF square pyramidal having a symmetric structure have dipole moment, have mu is equal to 0। क्या कहता है ये पॉइंट कि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp टू sp3d है किसी मॉलिक्यूल में, इनके बीच में है एक्सेप्ट स्क्वायर पिरामिडल। हमें पता है sp3d में दो होते हैं, एक तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक होती है स्क्वायर पिरामिडल। ये मैंने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, अगर आप वो नहीं देखिए तो आई विल सजेस्ट यू गो एंड जस्ट चेक आउट दैट लिंक ऑल्सो। अगर है तो उसमें क्या होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हमेशा आपकी ज्योमेट्री क्या मिलती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ज्योमेट्री कौन सी होती है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक होता है अगर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, हैविंग अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और इसी को बोल देते हैं स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। जैसे ये रब कर देती हूं मैं, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का क्या कहने का मतलब है मेरा, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल मींस हैविंग नो लोन पेयर and having same side atoms, मतलब जो मॉलिक्यूल अगर हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं एन अमोनिया और एक आपने ले लिया CH4, ठीक है, एक आपने ले लिया CH4। अब ये मैं ये कह रही हूं कि जो मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, एक हाइब्रिडाइजेशन की sp3 है, इसकी भी sp3 है, तो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें लोन पेयर नहीं होगा और जो साइड आइटम्स है वो सेम होंगे, तो उनका डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। ये हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां तक होगी, sp से sp3d, ठीक है। ये पहला इसका पहला पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो आप बिना देखे बिना सोचे आप उसका डाइपोल मूवमेंट क्या लगा दोगे, 0। जैसे एक और एग्जांपल, अमोनिया का तो कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम NH4 देखें, NH4 पॉजिटिव, तो ये आप क्या कहोगे, इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, क्योंकि साइड एटम्स सेम है, लोन पेयर नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू 0। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने लिखा था कि जो ज्योमेट्री है sp3d उसमें स्क्वायर पिरामिडल का तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो उसमें नहीं आता है, आपका वो 0 नहीं होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का होगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई कार्बन ले लिया, यहाँ क्लोरीन लगा लिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, ठीक है। अब आपको पता है डाइपोल मूवमेंट की क्या डायरेक्शन होती है, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका क्या होगा, ये होगा, ये होगा, इसका ये होगा, ये दोनों, ये वाला पॉइंट E2 से वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और इसका जो ये रिजल्टेंट है इसको कैंसिल कर देगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पर जब हम स्क्वायर पिरामिडल ड्रॉ करेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, ये A है, यहाँ पे B लगा हुआ है, और स्क्वायर पिरामिडल का मतलब है कि एक आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन फॉर एग्जांपल मान लो ये है
ये है और ये तो आपस में कैंसिल कर गए। नेट डाइपोल मोमेंट हमें कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट समझ में आए कि सबसे पहले हमारा डाइपोल मोमेंट का हमारे को फॉर्मूला पता चल गया, क्या होता है डिस्टेंस इनटू में चार्ज, और उसके बाद अगर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, नो लोन पे, नो साइड एटम सेम है, तो उनका डाइपोल मोमेंट होगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। हमारे को पता है कि मैंने लिखा था सेकंड पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे μ1 है और यहाँ पे μ2 है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे फिजिक्स में पढ़ते थे, तो ये हमारे को क्या दे देता था, म्यू रिजल्टेंट। और इसको निकालने का क्या हमारा फॉर्मूला होता था, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक लॉजिक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको लिखवा रही हूँ। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से आएगा कि म्यू जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos थीटा के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, cos थीटा के। मतलब अगर cos थीटा ज्यादा हुआ तो म्यू रिजल्टेंट भी ज्यादा होगा। और हमें पता है जो cos 0 होता है वो क्या होता है 1, एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0। मतलब ध्यान से सुनना कि अगर वैल्यू थीटा की कम है, अगर cos में थीटा की वैल्यू कम है, तो उस पूरे cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। क्योंकि हमें पता है जब हम सीरीज देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, है ना। इसी तरह cos 90, थीटा की वैल्यू तो आपने बढ़ा दी, पर cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। ध्यान से सुनो, अगर आपने थीटा की वैल्यू कम रखी है तो cos थीटा की वैल्यू क्या है ज्यादा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो म्यू भी ज्यादा होगा। मतलब थीटा मुझे क्या लेना है, कम लेना है। क्या लेना है, कम लेना है। इससे हमारा एक पॉइंट निकल के आया कि म्यू रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्योंकि अगर थीटा कम होगा तो cos थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो cos थीटा ज्यादा होगा तो न्यू रिजल्टेंट ज्यादा होगा। मतलब अगर थीटा कम होगा तो न्यू रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब अगर थीटा कम रखते हो तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, और cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यू रिजल्टेंट ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी के बेस पे ही नेट पे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे 3 मेन पॉइंट्स रखते हैं, ABCD डाल के कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। नंबर ए पॉइंट, अगर कोई भी इंजीनियरिंग है और यहाँ पे x लगा हुआ है और यहाँ पे y लगा हुआ है, ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि इफ x एंड y आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहला हमारा पॉइंट बनता है कि अगर मान लो कि जो x है और y है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल Cl है तो यहाँ पे भी Cl, ठीक है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, मेटा पोजीशन पे भी हो सकता है, और पैरा पोजीशन पे भी हो सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि ABC में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या करना है। देखो हमेशा हमें डायरेक्शन कैसे दिखानी होती है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो पहले तो क्या करोगे, आप इसको सेंटर पे ले आओगे, मैं ले आई सेंटर पे, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे दिखानी है, ऐसे दिखानी है। जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है जिस तरफ डायरेक्शन, हमारे को पता है क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, इसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। एंगल कौन सा लेना है,
जो दोनों एरोज के बीच में जो एंगल बनेगा हमें वो एंगल कंसीडर करना। ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। अब एक और बात देखो, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मेरा, है ना, अगर ये इतना होता है तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, हमारा 60 डिग्री। थोड़ा सा और इधर करूंगा मैं, तो ये एंगल हमारा क्या होता है 60 डिग्री। तो मतलब ये मेरा हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से और को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या कहा, जिसकी डायरेक्शन जैसी उसको वैसे प्रोसीड कर दो और यहाँ पे सेंटर में इनको मिला लो, ठीक है। इसके बाद एरोज के बीच का, मतलब ये नहीं कि ये वाला एंगल, इन दोनों एरो के बीच का एंगल लो। ये क्या होता है, ये 60 तो ये भी 60, ये कितना हो गया 60 60 120 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये क्लोरीन की तरफ जाएगा, ये इस क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो एंगल ये इनके बीच में कितना हो गया, इन दोनों एरोज के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। और हमें पता है कि एक अगर इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसमें तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इधर तो हमारा डायपोल मूवमेंट आ गया 0, क्योंकि इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब इन दोनों में हमें चेक करना है बिटवीन ए बी एंड सी, बिटवीन ए एंड बी। मैंने अभी बोला कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब थीटा जिसका कम होगा म्यू ज्यादा होगा। थीटा कम किसका है 60 डिग्री का, तो म्यू किसका ज्यादा होगा इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा एंड इज ग्रेटर देन म्यू पैरा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किसकी तरफ एरो लेके जाना है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये इधर खींच रहा है। उसके बाद एरोस के बीच का एंगल निकाल लेना, निकाल लिया। फिर देखना है जिसका एंगल कम उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। नेक्स्ट करते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर, अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, ठीक है, इफ एक्स एंड वाई, ये हमारा हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ये हो गया बी। एक्स एंड वाई आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, सेम वैसे ही पोजीशन पे लगाएंगे, तब देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सेम वही प्रोसीजर लगाना है, डायरेक्शन देखो। अब ये क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ये रिंग को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये यहां और ये यहां। मैंने कहा एरोस के बीच का एंगल लेना है, तो ये दोनों एरो और ये इनके बीच का एंगल, ये भी कितना वैसा ही है जैसा वो वाला था, क्योंकि ये दोनों है, ये थोड़ा यहां से निकलेगा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इसी तरीके से, अच्छा ये भी मैंने ये लगा दिया, ये पैरा, चलो ये पैराबल ले गया। ठीक है, ये पैराबल ले गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे। तो मतलब मैं मान लू इसको ऐसे, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, ये हो जाएगी ऐसे। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे करोगे, ये भी अंदर की तरफ देगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, और ये जो इसकी ये, हाँ ये चला जाएगा ऐसे, है ना। तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो बस ये वाला भी सेम उसी की तरीके से है। तो ये तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ पे इन दोनों में इसका थीटा कम है तो म्यू ज्यादा हो गया, मतलब म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा, और इसका तो सबसे कम ही है म्यू पैरा। इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट वाले में रिजल्ट डिफरेंट आएगा, करते हैं कौन सा है। इफ एक्स इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड वाई इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है ये ना बीएससी में आता था, और मेरे क्वेश्चंस हमेशा गलत होते थे, हमेशा।
हमेशा कुछ ना कुछ मैं लॉजिक गलत ही लगा दी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं 100% लॉजिक गलत लगा दी थी, हमेशा ही रॉन्ग हो जाता था। अब समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं सी पार्ट पे। एक्स जो है डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और वाई क्या है, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उस CH3 ले लो और एक को Cl ले लो। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इस और थीटा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें देखना डिफरेंट आएगा, करके देखते हैं। जैसे अब इसमें, अब देखो Cl तो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, पर ये जो है अपनी तरफ देगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो इनके बीच का एंगल लेना है, दैट इज दिस, दो एरोस के बीच का, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, Cl अपनी तरफ खींचेगा, CH3 डोनेट करेगा, इनका बीच का एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और यहां पे क्या होगा, Cl अपनी तरफ खींचेगा और CH3 भी इधर ही की तरफ दे रहा है, मतलब एंगल हो गया 0 डिग्री, एंगल हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा बदल गया। यहाँ पे जो पैरा वाला था उसका म्यू सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो, देन मेटा। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा म्यू पैरा इज ग्रेटर देन म्यू ऑर्थो एंड इज ग्रेटर देन म्यू मेटा। समझ में आ गया? सिर्फ आपको ये डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए एरोस की, और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट आएगा कि है क्या। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारे यहाँ लिखा था, और नेक्स्ट पॉइंट बना के आप ये लिखोगे, मे बी 7 पॉइंट हो या 6 पॉइंट हो, आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, आप लोग लिख लेना। एक अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर मान लो बेंजीन रिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, जैसे फ्लोरीन। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता मैंने, और मैंने आपसे पूछा होता ये बताओ कि डाइपोल मूवमेंट इन दोनों में से किसका है, तो आप सीधा आंसर पता है क्या बताते कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से खींचेगा, इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, तो ये होना चाहिए आंसर। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लिया, जो कि फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू में चार्ज। मतलब मैंने सिर्फ चार्ज को लिया है कि इसमें चार्ज ज्यादा होता है तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे और डाइपोल मूवमेंट हो गया ज्यादा, पर डिस्टेंस तो आपने नहीं लिया, डिस्टेंस भी तो लेना है। तो इस पॉइंट को स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के इसको लिख लो कि अगर बेंजीन रिंग में आपके पास एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देना है, वहां पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, डिस्टेंस विल बी मोर डोमिनेटिंग, विल बी मोर डोमिनेटिंग देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बस स्टार मार्क करके करो, इसे एक्सेप्शन करो, मोर इंपॉर्टेंट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब कैसे देखो, यहाँ पे ये है 2p ऑर्बिटल, और हमें पता है बेंजीन की भी कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है, 2p। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ये है 2p। अगर ये इधर चला जाए, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तभी तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है ना। तो 2p, ये तो 2p हो गया, ये 3p, और ये यहाँ पे कौन सी है 2p। अब आप बताओ 2p का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होता है कि 3p का? ऑब्वियसली 2p का ओवरलैप ज्यादा होता है, तो ओवरलैप ज्यादा होगा। मैंने अभी कौन सी क्लास में अभी ये डाला था ओवरलैपिंग वाला, अभी से इसी से प्रीवियस बोर्ड इंटर में, वहां पे आप देखो कि मैंने ओवरलैपिंग की बताया, जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ उतना ही, फर्स्ट क्लास ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया था जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, लेस हो गया।
डिस्टेंस लेस हो गया, और डिस्टेंस अगर लेस हो गया तो म्यू, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू भी लेस हो गया, तो इसका आंसर ये ना हो कि इसका आंसर होगा। इसको इंपॉर्टेंट समझ के अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, वो भी एक्सेप्शंस में नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अगर बेंजीन रिंग में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, जैसे बेंजीन रिंग का मैं कह रही हूँ, जैसे इनके एग्जाम्पल लेने से अब जैसे ये क्वेश्चन आया CH3F एंड CH3Cl, अब आपसे पूछा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरीन का, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आया कि अब CH2F2 हो गया, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं और ये, तो यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू डिस्टेंस, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चार्ज ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये तो ये स्टामा करके रखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिस्टेंस को लेंगे तो ये हो गया, और अगर ये होगा तो हम इसको देंगे, चार्ज को देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिस वजह से ये हो जाए। ठीक है, अब इस क्लास का लास्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, फिर आपके लिए टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें आपको अरेंज करना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। यहां से शुरू करते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया, ये Cl, हमें पता है टेट्राहेड्रल होता है, पर मैं समझाने के लिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको इजी समझ में आए। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस बना दो, इसका यहाँ पे होगा, इसका अपने तरफ होगा, इसका अपने तरफ होगा, इन्होंने तो चारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 0। चलो अब नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, CH, Cl, Cl एंड Cl। हमें पता है इसका तो बहुत ज्यादा इसी तरफ से जाएगा और इसका भी इसी तरफ थोड़ा चला जाएगा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, एक Cl है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे 2 Cl, एक H और एक H। अब इन दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब होगा कैंसिल आउट होगा, थोड़ा बहुत नेट रिजल्टेंट होगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 पर कुछ होगा, पर इन दोनों को बहुत ज्यादा होगा। कैसे, अब देखते हैं। यहाँ पे हम रूल लगाएंगे बेंड रूल। कौन सा लगाएंगे, बेंड रूल। आप कहोगे मैम बेंड रूल यहाँ पे कैसे आ गया, बेंड रूल हर जगह आ सकता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर्स है वहां पे आएगा। अगर आपने बेंड रूल वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज गो एंड चेक दैट क्लास ऑल्सो, मैं देखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। देखो क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर कैसे है, और सॉरी बेंड रूल क्या कहता था, बेंड रूल कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सेंट्रल एटम क्या करता है, लेस एस कैरेक्टर देता है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, सेंट्रल एटम वहां पे लेस एस कैरेक्टर देता है और यहाँ पे मोर एस कैरेक्टर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मोर एस कैरेक्टर देगा, ठीक है, तो एस ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पर एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी लेस, तो बॉन्ड लेंथ लेस हो गई तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। अब यहाँ पे एक ही Cl है तो कम एस कैरेक्टर जाएगा, ठीक है, और कम एस कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एस कैरेक्टर और ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ तो देखो यहाँ एक ही था, एक एस कैरेक्टर के लिए था, यहाँ पे दो एस कैरेक्टर, डबल एस, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना,
तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। फिर से सुन लो, वेन रूल है। वेन रूल क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एस कैरेक्टर देता है, लेस एस कैरेक्टर देता है, और दूसरे को ज्यादा देता है। अब यहाँ पे 2 Cl है तो ज्यादा लेस एस कैरेक्टर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मोर एस कैरेक्टर जाएगा। अगर मोर एस कैरेक्टर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन इसकी ज्यादा छोटी होगी, इसकी ज्यादा छोटी होगी तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा होगा और इसका कम। तो आंसर आ जाएगा, अगर मैं ए बी सी डी लिख दूं तो ए का सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी एंड देन डी। सो होप क्लास आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अभी मैंने पहले सोचा था एक ही क्लास में सबको कवर कर दूं, तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में मैं ट्राई करूंगी कि फ्लक्सोनियल, सीडो, पैरी सेंटर वाला एंड बोल्डर इन्वर्जन, ये मैं एक क्लास में कंबाइन करके खत्म करूं क्लास को। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।